हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज क्लास 12th में के पार्ट 2 जिसका नाम है भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था से लेसन 3 मानव विकास, यह लेसन आपको कराया जाएगा। इसके पहले पार्ट 1 में भी यह लेसन था और लेकिन ये जो है मानव विकास सेकंड पार्ट में भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बातें बताई जाएंगी आपको। तो सबसे पहले आज मैं लेसन स्टार्ट करने के पहले बच्चों मैं आपसे अपनी बात कहूँगी, क्योंकि यह विषय या शीर्षक जो है लेसन का है बहुत छोटा। नाम है मानव विकास। अपने में बहुत गहरा अर्थ समाये है। तो आवश्यक है कि सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले आप विकास को समझें, तभी आप लेसन को समझ सकेंगे। और आपको पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए कि विकास हमने किया, किस आधार पर किया, उसके हमें क्या रिजल्ट मिले और हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मैं अपनी भूमिका आपको बता रही हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना इसको, जो कि आपको नोट्स बनाने में भी काम आएंगे आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम विकास में प्रगति तो कर रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं प्रकृति को भूलते जा रहे हैं। बच्चों, भारतीय संस्कृति प्रकृति के सामंजस्य में जीती है। भौतिक प्रगति के लिए हमने पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देना है। पर्यावरण की कीमत पर हमें विकास नहीं करना है। बच्चों, यह टॉपिक आपके कोर्स में यही सोच कर रखा गया है कि आप सभी न्यू जनरेशन में विकास किस रास्ते पर हो रहा है इसको समझें। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति के हितों को अनदेखी करके विकास कर रहे हैं। प्रकृति से जोड़ने के लिए विद्यालयों में वृक्षारोपण कराया जाता है, जिससे आप उनके महत्व को समझें। आवश्यकता है कि हम उनका संरक्षण करें, क्योंकि पेड़ पौधे स्वयं अपना संरक्षण नहीं कर सकते। इसके पूर्व के युगों में भी हम अपनी संस्कृति व पर्यावरण से जुड़े रहे हैं, जिसके हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमारे ऋषि मुनि या अवतारी पुरुष देवी देवताओं ने हमेशा अपना रिश्ता प्रकृति व जीव जंतुओं से रखा है। जैसे आप देख लीजिए, भोले शंकर के साथ बैल व सर्प को जोड़ दिया, दुर्गा जी के साथ शेर को जोड़ दिया। हम दुर्गा माता की पूजा तो करते रहे, किंतु जंगलों से शेरों की संख्या घटकर 1000 के आसपास रह गई। भालू के रूप में हम जामवंत को देखते हैं, बंदरों में हम हनुमान को देखते हैं। अवतारों की भी बच्चों बात करें तो भगवान ने पशु पक्षियों के रूप में गरुड़, शूकर, कच्छप अवतार के माध्यम से प्रकृति के साथ मनुष्य को जोड़ने की महत्ता बताई है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हैं। बिना पर्यावरण के बारे में सोचे विकास की बात हम सोच भी नहीं सकते। यदि पर्यावरण को अनदेखा करके हम विकास कर भी लें तो अंततः विकास जो होता है वह इसके नुकसान से प्रभावित होगा। वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है कि हम पर्यावरण और विकास के मध्य कैसे सामंजस्य स्थापित करें, कैसे उसको एक साथ लेकर आगे चलें, ये बहुत आवश्यक है। विकास के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते समय यह बात ध्यान रखना होगा कि भावी पीढ़ी के लिए हम क्या बचा कर रखें। विकास करते समय हम ये भूल गए कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेस्ट इज वेल्थ, इस विचार को ध्यान में रखना होगा, जिससे वेस्ट को रिसाइकलिंग करके हम पुनः प्रयोग में ला सके। बच्चों, विकास के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। तात्पर्य यह है कि सतत विकास, हम प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करें, जिससे कि प्रकृति को भी हम लाभ पहुंचाए और अपना भी लाभ कर सकें और पूरी सृष्टि सामंजस्य के साथ पारिस्थितिक संतुलन के साथ आगे बढ़ सके। तभी हमारा विकास करना सार्थक है। तो ये तो थी बच्चों थोड़ी सी भूमिका। आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस विकास की बात कर रही हूँ। मानव ने विकास अगर किया है तो कहीं ना कहीं प्रकृति को भी नुकसान पहुँचाया है और उसका रिजल्ट
आप सबके सामने है। कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं कोरोना जैसी महामारी आपके सामने वर्तमान में दिखाई दे रही है। कोरोना का कहीं ना कहीं संबंध बच्चों हमारे आपके पर्यावरण के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ से हुआ है। जो ये वायरस है इन्हें जंगलों में रहना चाहिए, हमने जंगल समाप्त कर दिए, तो कहाँ रहेंगे? ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबी वार्ता है, इसको आप हम सब इतनी जल्दी में नहीं समाप्त कर सकते हैं। आइए आपके लेसन पर चलते हैं और जो मुख्य बातें हैं लेसन में आपको दिखाते हैं। भारत में उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में 40% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है। रोग एवं पीड़ा से मुक्त जीवन दीर्घ आयु एवं स्वस्थ जीवन के सूचक है। तात्पर्य यह है, लिखा है कि रोग एवं पीड़ा से मुक्त, यानी जिसको रोग एवं पीड़ा से मुक्त जिसका जीवन है उसकी आयु दीर्घ होगी और वह स्वस्थ जीवन का सूचक माना जाएगा। भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात केवल केरल राज्य को छोड़कर घट रहा है। इसके पीछे लिंग का निर्धारित करने की वैज्ञानिक तकनीक और लोगों की सामाजिक सोच बेटे के बिना जीवन अधूरा है अधिक कार्य कर रही है। आप समझ रहे हैं ना बच्चों? भारत में 0 से 6 लिखा गया है कि 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनका अनुपात केरल राज्य में छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में घट रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? लिंग का निर्धारित करने की वैधानिक तकनीक, अल्ट्रासाउंड कराना। ठीक है, और सोच क्या है? बेटे के बिना जीवन अधूरा है। नेक्स्ट पॉइंट, विकास, भूख, गरीबी, दास्ता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और अन्य किसी प्रकार की प्रबलता से मुक्ति का नाम है। समाज एवं पर्यावरण के विषय में ज्ञान तक पहुंच मुक्ति का आधार है। अगर हमें विकास करना है तो हम क्या सोचेंगे? हमें भूख, गरीबी, ये जितनी भी बीमारियां हैं समाज की, एक तरह से बीमारी ही समझिए। दास्ता, हम किसी के दास न बने, बंधुआकरण नहीं होना चाहिए, अज्ञानता, निरक्षरता, ये सभी समाप्त होनी चाहिए। समाज एक पर्यावरण के विषय में ज्ञान तक पहुंच मुक्ति का आधार है। ज्ञान और मुक्ति का यह रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। अगर हम साक्षर हैं तो ये सभी जितने भी ये कुरीतियां हैं, बीमारियां हैं, आप ये समझ लीजिए सामाजिक बीमारी, ये सब समाप्त होंगी। लेकिन कब? जब विकास के साथ हम पर्यावरण को लेकर साथ चलेंगे। इसके बाद भारत के विभिन्न राज्यों से 0.638 के संयुक्त सूचकांक के साथ केरल को कोटि क्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भारत के जितने भी राज्य उनमें जो केरल राज्य है वो कोटि सूचकांक में सर्वोच्च शिखर पर है तथा 0.367 के सूचकांक मूल्य के साथ बिहार का सबसे निम्न स्थान है। सबसे उच्च स्थान किसका है? केरल का। और सबसे निम्न स्थान किसका है? यह है बिहार का। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य है, तो आंसर होगा इसका केरल। और निम्न सूचकांक में भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, उसका नाम बताइए, तो उसका आंसर क्या होगा? बिहार। उसके बाद भारत के लिए राज्य को इकाई मानकर मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग, पहले नाम था, पूर्व नाम इसका था योजना आयोग, तैयार करता है। तात्पर्य यह है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है भारत की, तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। और इस नीति आयोग का पहला जो नाम था उसका नाम था योजना आयोग। अब आइए नीचे देखते हैं। प्रसन्नचित्त एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या एवं संसाधनों के बीच उचित संतुलन एवं आवश्यक दशा है। प्रसन्नचित्त एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या एवं संसाधनों के बीच उचित संतुलन, मैंने कहा भी कि पर्यावरण में हमें अगर विकास करना है तो संसाधनों के साथ तालमेल आवश्यक है। संसाधन कौन से? प्राकृतिक, ये जो इसमें संसाधन दिखाया गया है, ये संसाधन और हमारी ये जनसंख्या, दोनों के बीच अगर तालमेल सही रहेगा तभी हमारा चित्त भी प्रसन्न रहेगा और सामाजिक जीवन भी हमारा बहुत बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं कि जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है और संसाधन कम है,
संसाधन हमारे देश में बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन संसाधन में कई तरह के हमारे यहाँ है उतने, लेकिन टेक्नोलॉजी वैसी नहीं जहाँ तक वहाँ उन संसाधनों तक पहुँच सके। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, पब्लिक हमारे यहाँ उतनी ट्रेंड नहीं है, कुशल नहीं है, तब भी उनका उपयोग अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तब क्या होगा, एक अशांति सी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे विकास का सूचक नहीं माना जाएगा। उसके बाद मानव विकास के लिए जितना महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनका न्यायपूर्ण सामाजिक वितरण है। हमारे देश में संसाधनों की जो उपलब्धता है, उनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं है। तो आवश्यक है कि जो भी संसाधन है उनका समाज के सभी वर्गों तक समान वितरण होना चाहिए। फिर है महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यायधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति एवं राष्ट्र के लिए जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। महात्मा गांधी ने कहा था बच्चों कि व्यक्तिगत मितव्ययिता, मितव्ययिता मैंने हम उतना ही खर्च करें जितना आवश्यक है, अनावश्यक खर्च, बेफिजूल के खर्च ना करें। सामाजिक धन की न्यायधारिता, सामाजिक जो धन है वो न्यायपूर्वक ही धारण करना चाहिए, या फिर समाज के सभी वर्गों को धन की प्राप्ति होना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए धन के मामले में। और अहिंसा एक व्यक्ति एक राष्ट्र के लिए जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। उसके बाद देखिए मानवीय मूल्य, सद्भावना, भागीदारी, लोक सशक्तिकरण, और ये नीचे सद्भावना, जन कल्याण, समानता, अधिकारों का सम्मान और समता, ये है मानवीय मूल्य। और इन मानवीय मूल्यों के आधार पर ही विकास किया जा सकता है। तो ये तो था लेसन का आपका छोटा सा परिचय, और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आपको नोट कराऊंगी। चैप्टर बहुत छोटा है बच्चों, लेकिन आपको बहुत विस्तृत में जानकारी लेने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना आवश्यक है, जिसमें आप पूरी विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। आवश्यक है कि आप भी सेल्फ स्टडी करने की आदत डालें, ठीक है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के आप आगे पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसके आगे आपको इसके क्वेश्चन आंसर नोट कराऊंगी।